क्वेश्चन नंबर 1 है 10.4 का। इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मान दिए हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में। हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। तो डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणा आई का आई से, जे का जे से और के का के से हो जाता था, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। देखें, ए वेक्टर हमने ले लिया आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर हो गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो अब ये सदिश गुणा कैसे होता है? जैसे ए वेक्टर का क्रॉस किससे करना है? बी वेक्टर से। तो ए वेक्टर का मान आ जाएगा पूरा आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के, और क्रॉस में बी वेक्टर का आ जाएगा 3 आई माइनस 2 जे प्लस 2। अब इसमें हम सारणिक बना लेंगे, और सारणिक में पहली जो पंक्ति है ना उसमें क्या लेंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी दो सदिशों का सदिश गुणा हम सारणिक की सहायता से कर लेंगे। अब इसकी दूसरी पंक्ति में इसके गुणांक आएंगे आई जे के, तो 1 माइनस 7 और 7, और तीसरी पंक्ति में दूसरे वाले सदिश के गुणांक आएंगे। क्या आएंगे? 3 माइनस 2 और 2। क्या ये बात सभी समझ पाए? पहली पंक्ति में क्या रहेगा? आई जे के, दूसरी पंक्ति में पहले वाले सदिश के आई जे के गुणांक, और तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के आई जे के गुणांक। अब सारणिक का प्रसार तो सबको आता ही होगा, तो हम इसका R1 से क्या कर रहे हैं? प्रसार। R1 से प्रसार करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। R1 का पहला अवयव क्या है? आई कैप, कॉलम रो, माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कैप, कॉलम से रो से 2 माइनस 21 प्लस के कैप, कॉलम से रो से माइनस 2 और माइनस, और इसका इंटू करेंगे तो माइनस 21, माइनस में आया तो प्लस 21। ये आ गया 14 माइनस 14 से, ये तो क्या हो गया? 0, और 2 माइनस 21 माइनस 19 का माइनस में करेंगे तो, और 21 माइनस 2 ये क्या आ गया? 19 के कैप। इतना समझ आ रहा है सबको? ये क्या हो गया? इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा, सदिश गुणा हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें क्या और चाहिए हमको? इसका मापांक। तो ए क्रॉस बी का मापांक बराबर अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? 19√2। नहीं समझे? कैसे आया? देखो 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर, इसको क्या एक 19 का स्क्वायर और एक 19 का स्क्वायर 2 इंटू 19 स्क्वायर नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं कि नहीं बताओ? और ये 19 का स्क्वायर अंडर रूट से निकलेगा तो रूट में कौन रह जाएगा? 2। तो सही तो है 19√2। और ऐसे यहाँ पे भी 19 स्क्वायर होता तो यहाँ 3 इंटू 19 स्क्वायर, तो वो रूट से बाहर आता तो क्या हो जाता? 19√3। ठीक है ना? ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। समझ में आ गया क्या? ये सदिश गुणा करना सीखा हमने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना सभी।
सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में क्या निकालना है? मात्रक सदिश। पहले तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो सदिशों पर लंब दिशा में मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये बोर्ड एक समतल है और इसमें मैंने कोई भी दो सदिश ले लिए। अगर मैं इस पे लंबवत दोनों पे लंब लूंगा तो वो मात्रक सदिश इस तरह से आएगा। ये पहले सदिश पे भी लंब है, और तो जो सदिश दोनों पे लंब होता है उसको निरूपित किससे करते हैं? एन कैप से। और एन कैप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया तुमको? सिंपल फॉर्मूला याद हो तो सवाल इतने आराम से हो जाएगा। जैसे दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन पर लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में दोनों का मापांक और प्लस माइनस। ये फॉर्मूला है, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में इसका मापांक। आ गई बात समझ में? तो अभी जो लंब दिशा में मात्रक सदिश है वो किस किस पे है? ए प्लस बी और ए माइनस बी पे। तो इन दोनों सदिशों को निकाल के पहले क्या करेंगे? इसका क्रॉस, और फिर उसका क्या करेंगे? मापांक, और फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, पहले मैं दिए गए दोनों मान लिख लूं। ए वेक्टर का मान क्या है? 3i प्लस 2j प्लस 2k, और बी वेक्टर का मान है i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब चाहें तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूले से क्या हमें दिशा निर्धारित हो जाएगी। a प्लस बी, ये बाद में भी लिख सकते हैं फॉर्मूला तो। ठीक है, तो जिन्हें याद है तो वो उस हिसाब से मान निकाल लेंगे, याद नहीं है तो वो पहले फॉर्मूला लिख लें। a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश किससे प्रदर्शित करेंगे? एन कैप से। फॉर्मूला प्लस माइनस दोनों सदिश का क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन में इसका मापांक। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया है कि केवल तुम्हें ये समझना है। अगर फॉर्मूला याद है ये वाला तो पूरा सवाल इसके अनुसार सॉल्व होता चला जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी पर लंब दिशा में मात्रक सदिश का ये फॉर्मूला लिखा है। अब इसके अनुसार हम पहले किसका मान निकालेंगे? ए प्लस बी, और फिर क्या करेंगे? उनका क्रॉस, और फिर उस क्रॉस का क्या करेंगे? और ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख देंगे। आ गई बात समझ में? चलो तो करते हैं शुरुआत। पहले किसका मान निकालेंगे हम? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हो गया 4i प्लस 4j, और ये कट जाएगा। दूसरा मान किसका निकालेंगे अब? ए वेक्टर माइनस बी। तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाएं। ए वेक्टर का मान क्या है? 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस बी वेक्टर। तो ये आ गया 2i, ये कट गया, और 2k और 2k 4k। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी आ गए। वो दो सदिश आ गए जिन पर लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है।
तो अब हमें इन दोनों सदिश का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सारणिक बना लें, उसमें क्या ले लें, आई जे के। अब पहले वाले सदिश के गुणांक देख लो, 4 4 और दूसरे वाले सदिश के गुणांक देख लो 2 0 4। अब इसका R1 से तो R1 से प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा I 16 माइनस 0 माइनस जे, कॉलम रो से छुपाया, 16 माइनस 0 प्लस के, कॉलम रो से 0 माइनस 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, क्या आ जाएगी वैल्यू, 16i माइनस 16j माइनस 8k। ये ऊपर वाला मान आ गया कि नहीं। अब इसके अपॉन वाले मान के लिए क्या करें, इसका मापांक कर ले, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मापांक। तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 196, सॉरी 256 प्लस 256 प्लस 64 576 और 576 का वर्गमूल क्या आ गया 24। दोनों मान आ गए। अब ये एन कैप वाला, चूंकि एन कैप का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, प्लस माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी और अपॉन में इसका मापांक ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस। अब इसकी वैल्यू रख दे, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की वैल्यू देखो क्या है, 16i माइनस 16j माइनस 8k और इसके मापांक की वैल्यू क्या है 24। इसका भाग देंगे अलग अलग, 16i कैप अपॉन 24, 16j कैप अपॉन 24, 8k कैप अपॉन 24। काट दिया इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर, ये ब्रैकेट में रहेगा ना ऐसे, तभी तो रहेगा ये प्लस माइनस 2/3 आई कैप 2/3 जे कैप और ये 1/3 के कैप। क्या ये सॉल्व समझ में आ गया तुम सभी को। इसमें मुख्य चीज ये फॉर्मूला था जो कि याद होना चाहिए, तो ये सवाल कर पाओगे तुम भी आराम से। ठीक है, एक मात्रक सदिश है ए वेक्टर, मात्रक सदिश है इसलिए इसका मापांक 1 हो जाएगा। वो आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है।
तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक सदिश ले लेते हैं ए वेक्टर, और ये जो सदिश है ना वो तीनों अक्षों के साथ कोण बना रहा है। कैसे पता है कि तीनों अक्षों के साथ कोण बना रहा है? क्योंकि ये जो एक्स अक्ष है ना उसके अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप, और वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश और जेड अक्ष के अनुदिश। और इस ए वेक्टर ने जो कोण बनाए हैं ना वो कोण किस किस से बनाए हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप से। तो अब मैं एक ए वेक्टर यहां प्रदर्शित कर देता हूं और इसका आई कैप के साथ कोण क्या मान लिया हमने? अल्फा। जे कैप के साथ कोण क्या मान लिया? बीटा। और ये के कैप के साथ कोण क्या मान लिया? गामा। इतनी बात समझ गए क्या तुम सब? इसमें लिखा था ना आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ कोण बना रहा है। तो जब किसी सदिश के तीनों अक्षों से कोण लेते हैं तो हम क्या मानते हैं उनको? अल्फा, बीटा और गामा। और अक्षों का पता कैसे चला? उन्होंने एक्स वाई जेड अक्ष तो लिखा नहीं है सवाल में, उन्होंने क्या लिखा है? आई कैप, जे कैप, के कैप। हम समझ गए कि आई जे के तो किसके अनुदिश होते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? माना ए वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ क्या कोण बनाता है? अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है। ये तो हमने माने हैं और सवाल में भी तो कोई कोण दिए हैं मान इनके। तो सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? आई कैप के साथ π/3 और बीटा का मान जे कैप के साथ π/4 और गामा का मान के कैप के साथ कितना? थीटा। ठीक है, ये बात समझ गए, चित्र समझ गए। सवाल में दिए गए तीनों कोण माने तो इनके मान भी आ गए। अब क्या तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है? अगर कोई सदिश तीनों अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है तो इनके कोणों में क्या संबंध होता है? ये फॉर्मूला याद है किसी को? जैसे कोण अगर अल्फा, बीटा, गामा है तो दिक्कुज्याएं क्या होंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और दिक्कुज्याओं का एक गुण क्या बताया था? कि दिक्कुज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे? π/3 और बीटा की जगह π/4 और गामा की जगह थीटा। अब cos π/3 कितना हो गया? cos π/3 की वैल्यू नहीं पता? cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। फोर एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 1 माइनस 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अच्छा, इसमें न्यून कोण लिखा हुआ है, देखना ध्यान से जरा, ये देखो न्यून कोण लिखा है। तो न्यून कोण के लिए कॉस थीटा धनात्मक रहेगा। न्यून कोण है तो 0 से 90 के बीच में रहेगा, धनात्मक होता है न्यून कोण के लिए कॉस थीटा। तो स्क्वायर हटा के प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? केवल प्लस। और 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1/2। और 1/2 कॉस में किसका मान है? पाई/3। अभी देखा नहीं था तुमने? तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? एक आंसर तो ये आ गया है ना। अब एक आंसर और निकाले। एक और आंसर कौन सा पूछा है इसमें, तुमने देखा सवाल में? देखो थीटा का मान और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी चाहिए। तो पहले तो ये लिख लें कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, दिया है ना ऐसा सवाल में। तो ए वेक्टर मात्रक सदिश है, इसलिए ए वेक्टर का मापांक क्या हो जाएगा? 1। अब किसी सदिश का दिक्कोज्याओं के पदों में फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? किसी सदिश का मान दिक्कोज्या के पदों में लिखाया तो सब है। ए का मापांक, ए वेक्टर का मापांक ब्रैकेट में कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप। तो ए का मापांक कितना हो जाएगा? 1। और कॉस अल्फा की वैल्यू पाई/3 और बीटा की वैल्यू पाई/4 और गामा की वैल्यू थीटा। थीटा नहीं है गामा। अब इसको सॉल्व करें तो कॉस पाई/3 1/2 इंटू आई कैप 1/√2 इंटू जे कैप। और कॉस थीटा का मान, थीटा का है, कॉस थीटा भी तो है हमारे पास, सीधा ही रख दो मान। कितना? 1/2। तो कॉस थीटा का 1/2 इंटू के। आ गया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के घटक क्या आ गए? घटक पूछे हैं कि नहीं? तो घटक पूछे हैं तो सदिश घटक पूछे हैं क्या अदिश? बताओ कौन से घटक निकालना है। देखो क्या लिखा है, घटक लिखा है ना, तो कौन से है, सदिश या अदिश? जब कुछ नहीं लिखा है तो कौन से मानोगे? अदिश घटक। और अदिश घटक कौन से होते हैं? आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। ये क्या है इसके? अदिश घटक। जब केवल घटक पूछे तो अदिश घटक। और अगर सदिश घटक पूछते तो क्या होता? 1/2 आई कैप कॉमा 1/√2 जे कैप कॉमा 1/2 के कैप। आ गया समझ में सभी को? फॉर्मूले याद करो, तुम लोग फॉर्मूले याद नहीं कर रहे, उसी की वजह से समस्या आ रही है। देखो प्रश्नावली 10.4 का अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या सिद्ध करना है इसमें हमको? a - b क्रॉस
ए प्लस बी इक्वल टू 2 ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हमने लिखा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको सिद्ध करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS, LHS लेंगे तो ये a माइनस बी और क्रॉस a प्लस बी। अब देखो इसके ब्रैकेट खोल देंगे तो ब्रैकेट में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो क्रम है ना वही रखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रम है वो बदलते नहीं है। तो जैसे a का क्रॉस a से होगा तो a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, a का b से होगा तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और b का a से होगा b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और माइनस बी का b से तो माइनस b वेक्टर क्रॉस b। समझ में आया? जो सदिशों का गुणा हो रहा है ना उनका जो क्रम है वही रहेगा, क्रम नहीं बदलना है। अब किसी सदिश का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? शून्य सदिश, और a क्रॉस b ऐसे ही रहने दें। अगर हम b क्रॉस a को पलटेंगे, इसको मैं a क्रॉस b बनाऊंगा तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा? इसमें यहां पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर हम b क्रॉस से पलटेंगे तो वो माइनस चिन्ह क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और ये b क्रॉस b क्या हो जाएगा? o वेक्टर शून्य सदिश। अब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b क्या हो गया? 2a क्रॉस b। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। एक तरह से a b 2ab होता है ना, तो a क्रॉस b कितना हो गया? 2a क्रॉस b। क्या यही सिद्ध करना था क्या? आ गया सभी को समझ में? a क्रॉस a और b क्रॉस b क्या हो गए? o वेक्टर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है इस क्वेश्चन में? लैम्डा बराबर ज्ञात करना है और म्यू बराबर भी ज्ञात करना है। और लैम्डा और म्यू निकालने के लिए हमें ये दो सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप क्रॉस में एक और सदिश i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू o वेक्टर। ये दिया गया प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध की सहायता से हमें किसका मान निकालना है? लैम्डा का और म्यू का। अब एक बात बताओ, इन दोनों सदिशों के बीच में क्रॉस लगाए कि नहीं लगाए? और दो सदिशों के बीच में क्रॉस को हल कैसे करते हैं? सारणिक के द्वारा। तो सारणिक में सबसे पहले i कैप j कैप k कैप। अब इसमें क्या आएगा? दूसरी पंक्ति में क्या लेंगे? गुणांक लेंगे ना, i का j का और k का गुणांक लेंगे। और तीसरी पंक्ति में क्या आएगा? 1 लैम्डा और म्यू। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? बराबर o वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का सदिश गुणा करेंगे। अब इसका R1 से प्रसार कर लेते हैं। तो R1 से प्रसार करेंगे तो I कॉलम से रो से, तो ये क्या हो गया? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j कॉलम से रो से,
2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप और 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू ओ वेक्टर को क्या लिखना है शून्य सदिश को 0i प्लस 0j प्लस 0 नहीं लिख सकते शून्य सदिश मूल बिंदु का ही तो होता है तो 0i प्लस 0j प्लस 0 के। अब इसके दोनों पक्षों में मैं तुलना करवा रहा हूं बताओ किसकी तुलना करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना। तो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहां पे आई कैप का गुणांक क्या है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा और यहां पे आई कैप का गुणांक क्या है 0 समीकरण 1। अब जे कैप के गुणांकों की तुलना कराएं माइनस 2 म्यू माइनस 27 और इधर जे कैप का गुणांक 0। इसमें दोनों अज्ञात मान थे लैम्डा और म्यू इसमें एक ही अज्ञात मान है तो इससे म्यू का मान मिल जाएगा माइनस 0 में चला गया तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 तो 2 म्यू इक्वल टू 27 तो म्यू की वैल्यू ठीक है। और के गुणांक की तुलना भी करा लो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6 तो लैम्डा की वैल्यू 6/2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3 म्यू आ गया और लैम्डा आ गया। यही बताना था इस सवाल में आ गया समझ में कहीं कोई दिक्कत है क्या। प्रसार किया प्रसार करके दोनों पक्षों में आई जे और के गुणांकों की तुलना करा दी। इसमें दोनों अज्ञात मान थे इससे म्यू आ गया और इससे लैम्डा ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर। तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बताइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में निष्कर्ष निकालना है ठीक है। चलो पहली शर्त को देखें जरा ध्यान से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ये दिया है और दो सदिशों का अगर अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट 0 है तब हम इस आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे। इसका फॉर्मूला लगा लें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 0 क्या ये फॉर्मूला सुना है। तो अब इससे हमें क्या क्या पता चलेगा कि या तो ए का मापांक 0 होगा तो यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा पद सॉल्व होके 0 मिलेगा या बी वेक्टर का मापांक 0 होगा या थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या ये बात समझ गए तुम सभी। इस मान के 0 होने के लिए कौन कौन सी शर्तें बनती हैं। या तो ए का मापांक 0 या लगा या का मतलब है तीनों में से कोई एक शर्त हो सकती है। तो ए का मापांक 0 है तो 0 आएगा बी का मापांक 0 है तो 0 आएगा थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 0 आएगा। समझ गए ये तीन परिणाम समझ गए। अब दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला
ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू ओ वेक्टर। अब इसके जीरो होने के लिए, ओ वेक्टर होने के लिए इसमें क्या क्या शर्त होनी चाहिए? यहां पे एक काम करो ना, इसमें एन कैप नहीं लेना है अगर फॉर्मूले में, तो एन कैप नहीं लेना है तो यह करके हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी ओ वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक क्या होगा? 0। और जब मापांक लेते हैं तो उसके फॉर्मूले में एन कैप नहीं आता है, तो ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इक्वल टू 0। अब बताओ इनका गुणनफल 0 कब होगा? ए का मापांक 0 हो तब, या बी का मापांक 0 हो, या थीटा का मान 0। तो ऐसा हो सकता है कि एक सवाल कोई चल रहा है और उसमें दो सदिशों के बीच के कोण अलग अलग हो जाए। अरे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए वेक्टर दो बी वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री भी और 90 भी, यानी दोनों सदिश ऐसे भी और ऐसे भी है, हो जाएगा ऐसे। या तो 0 ही होगा, या एक बार में एक ही कोण बन सकता है। दो कोण बनेंगे तो दो अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है। तो इस सेम दोनों कंडीशन एक साथ होने के लिए ये एंगल सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यहां थीटा बराबर 0 तथा 90 डिग्री एक साथ संभव नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तो क्या संभव है? ये दोनों परिस्थितियां तो कैंसिल हो गई कि नहीं एक दूसरे से? ना थीटा 0 हो सकता, ना थीटा 90, में विरोधाभास है। तो ये दोनों कंडीशन यहां से हट गई। तो अब इन दोनों को हटाने के बाद दोनों में बचा क्या? कॉमन। कॉमन कंडीशन क्या बची यहां पे? ए वेक्टर का मापांक 0, यहां पे तो दोनों में जो कंडीशन निकल के आई वो ये कि ए वेक्टर का मापांक 0 होगा, या यही निष्कर्ष हमने इन दोनों सदिशों के बीच में निकाल लिया, ए और बी के बीच में, कि या तो ए वेक्टर का मापांक 0 होगा, या तभी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ओ वेक्टर आएगा। दो सदिशों का डॉट और क्रॉस दोनों कब आएंगे? 0 और ओ वेक्टर, जब वो दोनों के मापांक, दोनों में से एक का मापांक क्या हो? 0। ठीक है, आ गया निष्कर्ष निकल के। अगला देख, ये वितरण नियम यहाँ पे चेक करना है हमको क्वेश्चन नंबर 7 में। मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे होना है, तुम इसको सॉल्व करना। देखो, इसके एक एक पद के हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? यहाँ पे ये वाले वेक्टर क्या है? यहाँ पे एक ये ए वेक्टर का मान है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो पहले इसमें किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम? थोड़ी हिंट मैं बता देता हूं। पहले हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेंगे, और जब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ए वेक्टर का इसके साथ क्या करेंगे? क्रॉस। और वो क्रॉस कैसे निकलेगा? सारणिक के द्वारा। इसका प्रसार जब कर दोगे तो उसको समीकरण क्या मान लोगे? 1। इसके बाद आरएचएस पे आ जाना। ए का क्रॉस किससे करेंगे? बी से। कैसे? सारणिक के द्वारा। इसका भी प्रसार कर देंगे, और ए क्रॉस बी के बाद बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। और जब ये दोनों मान आ जाए तो इन दोनों को क्या कर देंगे?
जोड़ देंगे ए क्रॉस बी को किससे, जोड़ के जो आएगा ना वो समीकरण क्या हो जाएगा 2। इसके बाद समीकरण 1 और 2 की क्या कराओगे, तुलना। तुलना करोगे तो इनके आरएचएस वाले सदिश बराबर आएंगे, तो एलएचएस बराबर होके ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। कर लेंगे इसको, ठीक है। ये तुम सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7। कर 6 और देखिए ये 10.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पढ़ें इस सवाल को। यदि a बराबर o वेक्टर है, b बराबर o वेक्टर है, तब a क्रॉस b बराबर o वेक्टर होता है। एक तो ये सिद्ध करवाओ। क्या इसका विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। देखो पहले मैं इसको चेक करता हूं। तो माना a वेक्टर बराबर o वेक्टर, और o वेक्टर को लिख सकते हैं 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। और b वेक्टर क्या मान लें, कुछ भी मान लें, वो नहीं मानेंगे, दोनों में से एक को शून्य सदिश लेना है। इस नियम का क्या मतलब है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में से एक को शून्य सदिश लेना है, फिर उसका सदिश गुणा करना है क्रॉस प्रोडक्ट, और वो क्या आना चाहिए, शून्य सदिश। तो हम चेक कर रहे हैं इसको। तो मैंने ये दो मान लिए। अब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालता हूं। तो आई जे के ए वेक्टर में गुणांक क्या है, 0 0 0, और बी वेक्टर में 1 1 1। अब इसका R1 से प्रसार कर लें। तो R1 से प्रसार करेंगे तो ये क्या आएगा, I 0 माइनस 0 माइनस जे को छुपाओ कॉलम रो से, 0 माइनस 0 प्लस के कैप, छुपाओ इसको 0 माइनस 0। तो ये क्या आ गया, 0 i 0 j और 0 k। क्या इसको ओ वेक्टर कह सकते हैं, वो माइनस 0 प्लस 0 तो एक ही बात है। तो ये ओ वेक्टर आ गया कि नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक शून्य सदिश है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य सदिश। इसी प्रकार अगर पलट कर ले लेंगे, माना ए वेक्टर बराबर ले लिया i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर यानी 0 i प्लस 0 जे प्लस 0 के। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वही शून्य सदिश ही आएगा। इसी प्रकार ये भी हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर बराबर ओ वेक्टर हो अथवा बी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर हो, तब ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है, शून्य सदिश। अब हमें ये चेक करना है विलोम सत्य है कि नहीं है। विलोम सत्य कब होगा, जब ए क्रॉस बी बराबर ओ वेक्टर लेके चले और उसमें से ए वेक्टर बराबर ओ वेक्टर हो या बी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर हो। पर हमें ये विलोम सत्य चेक करना है कि सत्य है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ये दो अशून्य सदिश मानेंगे इसके विलोम के लिए।
ए वेक्टर और बी वेक्टर को अशून्य सदिश लो और ऐसे लो कि उनके गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो माना ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के, और गुणांकों का अनुपात समान कब आएगा? जब बी वेक्टर का मान ए वेक्टर में से ही बनाओ, कुछ भी गुणा करके, तो 2i प्लस 2j प्लस, तो इसके गुणांकों का अनुपात कैसा रहेगा? समान। अब ए क्रॉस बी करें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब ए वेक्टर में गुणांक क्या है? 1 1 1, बी वेक्टर में 2 2। अब R1 से इसका क्या कर दें? प्रसार। R1 से प्रसार करेंगे तो ये I जी 2 माइनस 2 माइनस जे प्लस के, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0i 0j। ओ वेक्टर आया है कि नहीं है? तो यहां ए क्रॉस बी बराबर ओ वेक्टर है, लेकिन क्या इन दोनों में से कोई शून्य सदिश है? लेकिन यहां ना तो ए शून्य सदिश है तो बताओ विलोम सत्य है कि नहीं है? विलोम सत्य है कि नहीं है? विलोम तो ये होता कि ए और बी में से एक शून्य सदिश ए क्रॉस बी बराबर ओ होने पर अगर ये दोनों में से कोई एक शून्य सदिश होता तो विलोम सत्य होता। कहने का मतलब है कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ओ वेक्टर तभी आता जब ए और बी दोनों ही क्या हो, या दोनों में से कोई एक शून्य सदिश। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि दोनों में से कोई भी शून्य सदिश नहीं है, फिर भी इनका सदिश गुणा क्या आ गया है? शून्य सदिश। तो इसका मतलब है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए प्रतिबंध का विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ गया समझ में? पहले हमने ये कथन की जांच कर ली और फिर दो अशून्य सदिश लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, वो भी 0 आया और वो दोनों में से कोई भी शून्य सदिश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए जा रहे हैं। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी और सी के निर्देशांक दिए हैं और हमें क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी और इसके शीर्ष हैं, उनके निर्देशांक दिए जा रहे हैं। तो ए के निर्देशांक क्या है? 1, 1, 2। बी के हैं 2, 3, 5। सी के 1, 5, 5। ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, अगर पेपर में ये लिख कर देते हैं कि सदिश विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो सदिश विधि से निकालना, नहीं तो सबसे बढ़िया हमारे पास बड़ा सिंपल छोटा तरीका है। कौन सा? सारणिक वाला। सारणिक में क्या होता था? ये हम x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और 1/2 सारणिक में x
x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और उसका प्रसार कर दो तो क्या आ गया? क्षेत्रफल। लेकिन अभी एक सवाल कहां पर दिया हुआ है? सदिश में दिया है ना, और कहीं पेपर में आ गया कि सदिश विधि द्वारा निकालो, तो फिर तुम सदिश से ही तो निकालोगे, तो वो विधि भी तो आना चाहिए। तो अब देख लो सदिश विधि से कैसे करते हैं। सदिश विधि का तरीका बिल्कुल सरल है। फॉर्मूला होता है 1/2 मापांक में कोई दो भुजाओं का क्रॉस, कोई दो भुजाओं का सदिश गुणा, यानी दो भुजाएं ले लेंगे, उनका सदिश गुणा करेंगे और उसका क्या कर देंगे? मापांक। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मॉड में दो भुजाओं का क्रॉस। तो पहले कोई दो भुजाएं निर्धारित कर लो, कोई भी दो, हमने कर ली ए बी और ए सी। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 मापांक के अंदर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो अब इस फॉर्मूले के लिए हमें ये दोनों के सदिश चाहिए कि नहीं? तो उनको निकालें सबसे पहले। तो इसके लिए हम पहले पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2, और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5, और सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर i प्लस 5j प्लस 5। तीनों सदिश आ गए। अब इसमें दो भुजाएं लेनी है हमको, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, वैल्यू रख देंगे 2i प्लस 3j प्लस 5 के, माइनस ओ ए वेक्टर माइनस आई माइनस जे माइनस 2। तो 2i माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। ए बी वेक्टर आ गया। और कौन सा वेक्टर निकालेंगे? ए सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी वेक्टर की वैल्यू हो गई आई प्लस 5j 5k, और माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे माइनस आई माइनस जे माइनस 2। तो आई से आई तो कट ही जाएगा, 5j माइनस जे क्या हो गया? 4j। आ गए दोनों, ए बी वेक्टर आ गया और ए सी वेक्टर। अब फॉर्मूला क्या था? 1/2 मापांक में दोनों भुजाओं का क्रॉस। तो इन दोनों भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, सदिश गुणा। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट इनका सारणिक के द्वारा होगा आई जे के। क्या क्या गुणांक है? ए बी वेक्टर के 1 2 3 और ए सी के 0 4 3। R1 से प्रसार कर लें। R1 से प्रसार करेंगे तो R1 का पहला अवयव I, ये हो गया 6 माइनस 12 माइनस जे 3 माइनस 0 प्लस के 4 माइनस 0 माइनस 6 जे इंटू 3 3j 4k। तो
तो ये आ गया -6i -3j + 4k। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मापांक निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसमें मापांक के अंदर दो भुजाओं का क्रॉस, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग जे के गुणांक का वर्ग के गुणांक का वर्ग। 36 9 16 अंडर रूट में 61, ठीक है। 36 और 9 45, 45 और 16 61। तो ये ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब फॉर्मूला देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉड के अंदर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी, तो 1/2 अंडर रूट में 61 और वर्ग इकाई। आ गया क्या समझ में? देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसकी संलग्न भुजाएं जिसे कहते हैं आसन्न भुजाएं, उनके सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। बहुत सरल सवाल है और इसी साल पेपर में ये आया था। जैसे ये आयत है तो ये वाली भुजा के आसन्न भुजा ये होगी कि नहीं? संलग्न भुजा कौन सी होती है? जो जुड़ी हो, या यूं भी कह सकते हैं कि वे भुजाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, जैसे ए बी बी सी, बी सी सी डी डी ए, उन्हें क्या कहते हैं? आसन्न भुजा या संलग्न भुजा, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के सदिश हमें दिए हैं और क्या करना है? हमको क्षेत्रफल निकालना है। एक मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया है, इसका कोई नाम रख देते हैं ए बी सी टी, और इसकी दो संलग्न भुजा ले ली ए बी और बी सी, इनके वेक्टर ले लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में इस समांतर चतुर्भुज में ए वेक्टर का मान कितना है? i - j + 3 और बी वेक्टर का 2i - 7j + k। और ये आसन्न भुजाओं के हैं तो हम कह सकते हैं ए बी का सदिश है ए वेक्टर और बी सी का सदिश है। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आसन्न भुजाओं के सदिश दिए हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, बोलो सभी। 1/2 इसमें आता नहीं है। मापांक के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणा और फिर उसका मापांक। तो अब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना आता है क्या तुमको? तो आई कैप जे कैप के कैप, और इसमें ए वेक्टर के गुणांक है 1 -1 3 और 2 - 7 और 1।
अब इसका R1 से प्रसार कर लेंगे, तो R1 से प्रसार किया तो आई -1 + 21 -j 1 - 6 + k -7 + 2 कितना हो गया 20 आई -5 का -j में तो +5j और -7 + 2 -5 -5 k कैप। ए क्रॉस बी आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया है। अब क्या निकालें इसका मापांक। तो मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। तो मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में 20 का स्क्वायर 400 + 25 + 20 अंडर रूट में 450 के गुणनखंड 2 × 225 225 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 15√2। अब यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, मापांक में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर संलग्न भुजाओं के सदिशों का क्रॉस और उसका मापांक। तो इसकी वैल्यू क्या है 15√2 और ये वर्ग आ गया समझ में। ये फॉर्मूला जिसे याद होगा वो समझ जाएगा ए और बी का क्रॉस करना है और फिर उसका मापांक लेना है। कोई दिक्कत है? ठीक है। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल पढ़ लें ध्यान से। मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि दोनों का मापांक हमको दे रहे हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मात्रक सदिश है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। देखो दोनों का मापांक पता है हमको, ध्यान दीजिए इधर। तो मापांक दोनों के दिए गए हैं और एक शर्त पर ध्यान दें, यहां लिखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश। क्या जानते हो तुम मात्रक सदिश के बारे में? अगर a + b ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मात्रक सदिश है तो क्या इसका मापांक 1 नहीं होगा? ये मात्रक सदिश है, इसलिए मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला बना लो। क्या होता है मॉड में ए वेक्टर, आगे मॉड बी वेक्टर और क्रॉस में कॉस कब से आने लगा, sin θ = 1। बिल्कुल फॉर्मूले याद नहीं करने हैं ना। अब मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर की वैल्यू रखो, क्या है 3 और √2/3 × अपॉन में भेज दें 1/√2 किसका मान होता है, sin π/4। 45 डिग्री रेडियन में π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4। आया समझ में? अगला देखें इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में एक आयत के शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हैं और क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो एक आयत बना लेते हैं। वैसे ये वाला जो सवाल है ना, ये तो 4 मार्क्स का सवाल है।
4 नंबर वाला सवाल है, ये बड़ा सवाल है, ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, पर हम इसको प्रॉपर डिटेल में ही कर लेंगे। आयत ABCD ले लिया। देखो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, मापांक में AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वही आयत के लिए भी लागू होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होगा मॉड के अंदर दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस। जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक कभी निकाला कि नहीं हमने, ये वाला देखा नहीं तुमने? तो ये समांतर चतुर्भुज के लिए, और यही फॉर्मूला किसके लिए है? आयत के लिए भी होगा। अब आयत के लिए इस बार A वेक्टर B वेक्टर नहीं दे रहे हैं, तो हमने भुजाओं का ही नाम वेक्टर में ले लिया है, AB वेक्टर। और तो अब हमें पहले तो ये स्थिति सदिश लिख लेने हैं जो दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? OA वेक्टर दिया है, OB वेक्टर दिया है, OC वेक्टर दिया है और OD। ये प्रॉपर जब इसको डिटेल में करना है ना, जैसे सब्जेक्टिव में आता है ना वस्तुनिष्ठ में, उसमें 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। चारों स्थिति सदिश मान लिए जाएंगे। अब हमें जरूरत किसकी है? AB वेक्टर। तो AB वेक्टर कैसे आएगा? OB वेक्टर में से OA वेक्टर घटा दोगे, घटा लेते हो? तो देखो ये OB में से OA घटाया तो क्या आएगा? I प्लस 1/2J प्लस 4K, और माइनस OA करेंगे ना इसको माइनस, तो प्लस I माइनस 1/2J और माइनस 4K। 4K कट गया और 1/2J, ये कितना आ गया? 2I कैप। AB वेक्टर आ गया, समझ आया सभी को? अगला किसका निकालेंगे? BC वेक्टर। BC वेक्टर OC वेक्टर माइनस OC वेक्टर का मान तीसरा वाला, माइनस OB वेक्टर, तो I से तो ये I कट गया, 4K से ये 4K कट गया, माइनस 1/2J माइनस 1/2J कितना होगा बताओ? ये माइनस 1/2J माइनस 1 कितना होगा माइनस का? 2/2J, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया? अब फॉर्मूला लगा ले, आयत ABCD का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा? मॉड में AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। AB वेक्टर का मान कितना है? 2I, और BC का माइनस। अब -2 और I क्रॉस J। I क्रॉस J क्या होता है? अपन कब से होने लगा I क्रॉस J? I क्रॉस J में तीसरा मान आएगा ना, K। -2 का मापांक 2 और K कैप इकाई सदिश है, इसका मापांक 1। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 2 वर्ग इकाई, 2 आ गया। आया क्या समझ में? देख लो एक बार, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज क्या आयत ही होता है? मतलब आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था वही फॉर्मूला किस में लागू हो गया? आयत के क्षेत्रफल में। ठीक है, ये लास्ट था क्या? तो ये कंप्लीट हो गई कौन सी एक्सरसाइज? 10.4।